तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। और जैसा कि मैं हर बार करता हूं, सबसे पहले मैं डेटा लिखूंगा ताकि गलतियां होने की चांस कम से कम हो। और जनरली क्या बोला जाता है, और जब मेंस या एडवांस में आप उन चीजों को देखोगे तो वो चीजें किस तरह नजर आएगी, क्या वो चीज जो जनरली बोली जाती है वो इस पर एप्लीकेबल है हर एक ग्रुप या पीरियड पे, उसे हम अच्छी तरह समझ सके, इसलिए मैं पहले डेटा लिखूंगा। नोबल गैसेस से स्टार्ट करते हैं इसको। और हाँ, ये जो मैं वैल्यूज लिखूंगा ये मैं किलो जूल पर मोल में ही लिखूंगा, ठीक है। इनकी यूनिट रहेगी वो किलो जूल पर मोल रहेगी। हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वैल्यू होती है 21, नियोन के लिए 29, आर्गन 35, क्रिप्टन 39, जिनॉन और रेडॉन के लिए 41 होती है। फ्लोरीन, जिससे कि हमारी उम्मीद होती है कि इसके लिए वैल्यू सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे ज्यादा होती है क्लोरीन की। क्लोरीन के लिए जो वैल्यू है ये पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू है किसी भी एलिमेंट के लिए, ठीक है। उसके आपका ब्रोमीन आ जाएगा 325 पर 295 और 270। ऑक्सीजन की बात करेंगे -141 किलो जूल पर मोल। सल्फर आपका 200 पे आएगा, ये 195, 190 और -183, ठीक है। आप जरा खास तौर पे सेकंड और थर्ड पीरियड पे ध्यान रखना। मैं इनको जरा लिख भी देता हूं, 27 -1227, यहां तक का -72, -134, -43। देखो यहां ना माइनस का ये मतलब नंबर छोटा हो गया। माइनस और प्लस साइन जो है, माइनस ये शो कर रहा है कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, और जो प्लस है वो बता रहा है कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो सिर्फ वो तो एनर्जी की बात, इतनी निकल रही है, इतनी आ रही है, वो चीजें हैं, ठीक। इसको मत मानना कि ये नंबर छोटा हो, ये नंबर छोटा इस नंबर से, नहीं, ये बड़ा इससे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है 122 किलो जूल पर मोल। इतनी हीट क्या रिलीज हो, इतनी हीट निकल रही है, क्योंकि इसमें क्या 27 किलो जूल पर मोल निकल रही है। किसमें ज्यादा निकल रही है, इसमें, ठीक है। तो माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि मैं रिलीज आएगा, यहां एनर्जी की रिलीज हो रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। -29, -116, -78, -103, -91, यहां -116, -35, -20, और ये आपका -29 ही रहेगा इसका भी। देखो ये आपका फुल्ली फील्ड था ना, फुल्ली फील्ड वाला सारी वैल्यू पॉजिटिव है। जो आपका हाफ फील्ड वाला है उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आ रही है, आसपास वाले के मुकाबले क्या कम हो रही है। ऐसे ही D10 होता है, इसलिए सारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। 47, 32, 61, ठीक है। अब जरा यहीं से चल देते हैं। -118, -126 और -223, ठीक है। -205, -54, -112, -64, -16, और ये हाफ फील्ड होता है, इसमें काफी कम एनर्जी, क्योंकि भाई जो स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन को लेके अपने आप को कम स्टेबल क्यों करना चाहेगा, ठीक है। इसलिए उनके लिए कम हीट रिलीज होती है ऐसे एलिमेंट्स के केस में। 101, -53, -14, -106, -101, यहाँ 14 आ चुका है, तो हमारे पास यहां से कर लेते हैं इसको। ये मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे पहले इधर चलता हूँ। जब वैल्यू याद आएगी तो मैं इसको लिखूंगा। इसका था, ठीक है, यहाँ पे 86 है, और इधर आपका माइनस का 30, -0.5, -29, -31, -29, ठीक है। अब मुझे चीजें याद आ रही है। -41,
ठीक है, अब क्रोमियम पे आते हैं। क्रोमियम का तो -64 और उसके नीचे माइनस का 72। ठीक है, अब हमारा एस ब्लॉक बचता है यहाँ पे 19, 19, 10, 5, 14। इधर बात करें -60, -53, -48, -47, -45। ठीक है, ये हमारे पास सारी की सारी जो वैल्यू है वो हमने लिख दी है मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, ये रह गई है हाइड्रोजन के लिए -73। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। हमारे पास यहां पर कोई एटम है, ये हमारे पास 1s और 2s सब शेल। अब बात करेंगे सेकेंड सब शेल में ही 2px, 2pz और 2py की। ठीक है, ये कहता है कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस से, मतलब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, देखो एटम में कितनी शेल होती है, किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती है। तो इनफाइनाइट जो कि किसी एटम की इनफाइनाइट नंबर वाली शेल होगी, कितनी दूरी पे होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही होगी। तो कहीं बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन किस डिस्टेंस से आ रहा होगा, एटम के बाहर से है ना, और एटम की खुद की शेल कितने डिस्टेंस तक मान के चल रहे हैं, इनफाइनाइट तक। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है वो भी कितने डिस्टेंस से आ रहा होगा न्यूक्लियस के मुकाबले, मैं कहूंगा इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा होगा। ठीक है, या वो आउटर मोस्ट शेल जहां इलेक्ट्रॉन भरा गया है उसके मुकाबले कितनी दूरी से आ रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है। तो अब वो इलेक्ट्रॉन जब यहां पे आएगा, ठीक है, ये आया, अब ये इसके आउटर मोस्ट शेल जहां इलेक्ट्रॉन आ सकता था वहां जाता है, उसमें ऐड होता है। तो इस प्रोसेस में क्या है, एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ऐसे में जो गैसियस आइसोलेटेड एटम है, इलेक्ट्रॉन लिया तो एटम इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनायन में। तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनायन के अंदर। तो क्या डेफिनेशन बनी, मैं यहां आउटर मोस्ट शेल लिखने से बच रहा हूं कि नोबल गैस जो है उसकी आउटर मोस्ट शेल जो होती है, मैं नियोन की बात करूं तो सेकंड शेल उसकी आउटर मोस्ट शेल है, और उसमें इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा तो थर्ड शेल में होगा, आउटर मोस्ट शेल तो नहीं है। तो इसलिए मैं इस वर्ड को लिखने से बच रहा हूं, इज एडेड इन। ठीक है, इधर एक चीज में ऐड कर सकता हूं, when an extra electron is added in अभी क्यों लिखा हुआ बताऊंगा, आउटर मोस्ट शेल ऑफ gaseous isolated atom and it get convert into gaseous anion। बात को समझाता हूं, जैसे मान लो मेरे पास है फ्लोरीन, फ्लोरीन गैस की फॉर्म में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ये अनायन में कन्वर्ट हो गया गैसियस। कहता इस प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी निकलेगी उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना चेंज आयन की एंथैल्पी में, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन बस ये शो कर रहा है कि यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा, अभी भी फिर एक चीज मेरे माइंड में अभी भी आई है, देखो डाटा के बेस पर पढ़ते हैं कई चीज दिमाग में चलती है। अब जैसे कि मैंने बोला है कि एनर्जी रिलीज, क्यों मैंने ऐसा लिखा था कि आउटर मोशन लिख रहा हूं मैं, अब मैंने देखा है, सोचा है, तो मुझे फिर कमी नजर आई इसके अंदर। क्या कुछ समझाता हूं, देखो when next electron is added, तो एनर्जी रिलीज, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल। अब जैसे कि आउटर मोस्ट शेल की बात करूं मैं,
सोडियम थोड़ी ये नाइट्रोजन है, सेकंड शेल ही इसके आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको सेव भी कर लूं, फिर मैं समझाता हूं, तो बाई चांस लाइट चले जाए तो ये दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, हाँ, नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल क्या सेकंड शेल ही है, और उसका अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में ही ऐड हो रहा है। तो सेकंड शेल में ही ऐड हो रहा है लेकिन एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, माइनस साइन ही लिखा है इसके साथ। ठीक है, ऐसे ही यहां पे देखिए बेरिलियम में दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, मैग्नीशियम की तीसरी, इसकी चौथी, पांचवी, छठी, लेकिन इन सब की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव ही है। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें छोटा सा एरर जो है वो क्या है, ये जो आउटर मोस्ट शेल है ना, अगर मैं इसको हटा दे और खाली ये बोले किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम में जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर में ऐड होता है उसकी शेल में, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब इसमें हर बार रिलीज हो ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि हमें ये बोलना चाहिए ज्यादा सही तो कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है वो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन हम ज्यादा हैबिचुअल है इसी डेफिनेशन की, इसलिए मैंने इसी के अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, लेकिन इसकी अपने आप में कुछ कमियां हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, कि पहले मेरे माइंड में जब मैंने इसको नहीं लिखा था, मेरे माइंड में क्या चल रहा था, सिर्फ नोबल गैस चल रही थी कि इसमें आउटर मोस्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं, उससे अगले वाली शेल में आता है। जैसे दो शेल्स होती है इसकी, आउटर मोस्ट शेल क्या है, सेकंड शेल ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, आया तो थर्ड में आएगा, सेकंड में स्पेस ही नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 के 8 इनके पास है, तो इसलिए इनकी वैल्यू पॉजिटिव। मैं पहले ये बताने की सोच रहा था कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, हायर एनर्जी लेवल में आएगा, लेकिन इसकी भी पॉजिटिव है, इनकी भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें क्या आउटर मोस्ट शेल में ही आ रहा है, जिसमें कि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन था उसी वाली शेल में आ रहा है। ठीक है, इसलिए फिर मुझे बाद में इसको चेंज करने का मेरा मन था, पर जैसा बुक में लिखा मैं फिलहाल वैसे चल रहा, इसलिए मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में भी कि मैं अधिकतर क्या जनरली वर्ड यूज करता हूं। जनरली का मतलब भी क्या होता है, सामान्यतः ऐसा होता है, बहसबाजी से बच के रहो कि नॉर्मली ऐसा होता है। अब पर्टिकुलर एलिमेंट ले लोगे तो खेल अलग हो जाएगा। यूनिट क्या होती है इसकी, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किसी में भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये मोल है। ठीक, अच्छा कभी अगर ऐसे लिखा जाए ना कि फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, F माइनस, जो भी चेंज हुआ वो नेगेटिव लिखा दिया, एनर्जी रिलीज हुई, तो आप इसको लिखने से थोड़ा सा बचना, ये गलत है, क्योंकि इधर ये मेंशन नहीं किया गया है कि गैस की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, कि सॉलिड की फॉर्म में। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि गैस एटम था और गैस आयन में ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। देखिए एक होती है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी थी ना, वैसे ही ये है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया ना, या यह था आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक और ऐड करो उसके बाद भी, ये क्या होगी, फर्स्ट सक्सेसिव, एक और ऐड करो, ये होगी सेकंड सक्सेसिव। ठीक है, जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं, गैस की फॉर्म में, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, ये आपका बन गया O माइनस, गैस इस फॉर्म। ठीक है, इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई -141 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, ये अनायन बन गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें कहता है एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो ये क्या होगी, फर्स्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये लगभग आपका 760 किलो जूल पर मोल के आसपास आती है, जो सेकंड वाली वैल्यू होती है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब जब एक ऐड हो गया उसके बाद भी आप एक ऐड कर रहे हो, ये आपकी फर्स्ट सक्सेसिव है। एक और ऐड करोगे इसमें होगी नहीं, तो इन केस मान लो नाइट्रोजन लेके चलते, एक और ऐड करते हो, क्या होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती। ठीक है, अच्छा जो आपकी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है एक लेने के बाद दूसरी, या जो फर्स्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, वो हमेशा पॉजिटिव आती है, कोई भी एलिमेंट हो। ठीक है, बस इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसकी बात करते हैं। देखिए जैसे कि
हमारे पास को ये बोले कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन गैसियस एटम है हमारे पास, कहता है इसको ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट करो गैसेस को। कहता है ये बताओ इसमें टोटल कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, कितनी रिलीज होगी या कितनी एब्जॉर्ब होगी। और इसमें आपको डाटा दे रखा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया जाता है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है 141 किलो जूल पर मोल, इतनी हीट निकलती है। अब एक जब इसने ऐड कर लिया, एक और आप ऐड करते हो, तो कहता है कि अब ना लगभग ये माइनस का साइन था, मैं साइन लगाना भूल गया इसमें, अच्छा इसमें एक खेल और कर, रुको चलो ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिखता हूं पॉजिटिव, इसको लिखता हूं नेगेटिव। ये आपका 760 मैंने शायद पीछे लिख दिया, 740 के आसपास होता है, 740 होती है भाई वैल्यू, पीछे जो लिखी है उसको सही कर लेना। 740 किलोजूल पर मोल। कहता बताओ यहां से यहां जा रहा है, टोटल कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी कि इवॉल्व होगी। देखो क्या होता है, दो स्टेप है इसके अंदर। जब मैं इसमें ओवरऑल लिखूंगा, तो जो कटेगा उसे कैंसिल कर देंगे पहले, इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, O गैस की फॉर्म में है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू O2 माइनस गैस की फॉर्म में। इन दोनों को ऐड कर दो, जब इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 599 आ जाएगा माइनस का 599 किलो जूल पर मोल, 599 आएगा ना। हाँ ठीक है। अब समझना मेरी बात को, अभी मैं पीछे बोल रहा था कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, या जो फर्स्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। यहां मैंने इसको नेगेटिव लिख दिया। अब देखो यहां पता है क्या है, यहां जो वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज। ये किसकी वैल्यूज है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम नॉर्मली इन दोनों को एक जैसा ही मानकर चलते हैं। हालांकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हालांकि 11th में आपके सिलेबस के अंदर है नहीं। बस ये लगा लो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ज्यादा ब्रॉड टर्म होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मुकाबले। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिर्फ रिलीज एब्जॉर्ब की बात करती रहेगी, इसमें कोई और फैक्टर भी होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। और इन दोनों में एक तरह से ये रिलेशन लगा लो जो आपके काम आएगा आपके लेवल पे, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो भी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, उससे उल्टा साइन के साथ होगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है पॉजिटिव। मैं अभी तक जो पढ़ा रहा था, जो वैल्यू लिखी हो किसके हिसाब से लिखी है, मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उससे अपोजिट साइन से, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव लिखाया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना इन चीजों को देख के। तो ये जो वैल्यू आई है माइनस की, ये नहीं बता रही कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताते उसके बारे में कि हाँ भाई इतनी वैल्यू रिलीज हुई है, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज गलत बोल गया। उसमें क्या है आपका, यहाँ जो साइन है, मैं साइन के बारे में बताना चाहता हूँ जरा। देखो इनका ना मोड लेके चला करो, इन दोनों का मोड सेम होता है। मोड के अंदर क्या चीज पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगी। क्योंकि माइनस साइन तो सिर्फ क्या दिखा रहा होता है कि चीज रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली बात, इसमें उल्टा हो जाता है साइन, बस ये ध्यान रखना है आपको। अब ये कहता है कि ऐसा होता क्यों है, मतलब अगला क्वेश्चन आया कि मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बेस पर बोल रहा हूं, व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of any element is always positive। कि भाई ऐसा होता ही क्यों है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, यह पॉजिटिव का मतलब है कि अभी ये हीट रिलीज नहीं करेगा।
आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, ठीक है। कारण क्या होता है, इसके कारण को हम एनसीपी के बेस पे समझ सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉन लिया O- गैस की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं एनसीपी की बात करूंगा, इसकी जो एनसीपीई की वैल्यू है 8/8, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन लेते क्या होगा 8/9, 8/9। जब भी एनसीपीई की वैल्यू 1 से नीचे जाएगी, जब भी एनसीपीई मतलब न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 से नीचे जाएगी, इसका मतलब क्या है, अब न्यूक्लियस के लिए इलेक्ट्रॉन पर होल्ड बनाना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। अब जब जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, जब इन पर ही होल्ड बनाना मुश्किल हो रहा है, तो क्या ये दूसरा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं, क्यों? इससे इसकी स्टेबिलिटी खतरा होगा, तो इसलिए अपोज करता है, कहता नहीं चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन। क्यों? मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा बढ़ गया है, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है, इसमें बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है। अब जरा मैं इसको एक अलग तरह का जो नॉर्मल हम दिखाते हैं उस तरह से दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, कम साइंटिफिक स्ट्रक्चर के साथ। यहां 2 थे, यहां 1 2 3 4 5 6 थे, और एक ही एक्स्ट्रा आ गया। इससे क्या कहता है कि भाई इनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया। अब यहां से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है कि भाई मैं आना चाह रहा हूं, और यहां से क्या रिपल्शन के कारण क्या है, ये चीजों को बाहर फेंकना चाह रहे हैं कि बाहर जाओ। तो अब क्या होगा, ये इसमें ऐड नहीं हो पाएगा, और हमें इसको ऐड करना ही करना है। हमें वैल्यू निकालनी कि दूसरा ऐड होगा, बताओ कितनी एनर्जी निकलेगी, एब्जॉर्ब होगी। तो उसके लिए हमें तो ऐड करना पड़ेगा, तो हमें क्या बाहर से एनर्जी सप्लाई करके इसको ऐड करना पड़ता है। तो ये क्यों इतना नेगेटिव, क्यों सेकंड वाली वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्योंकि यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसलिए यहां पर जो वैल्यू है आपकी नेगेटिव है, जबकि अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब एक और आप ऐड करोगे, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, यहां पे वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव, ठीक है। तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, इस वाले केस की बात करो तो पॉजिटिव में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में है। और हुआ क्यों है, एनसीपी डिक्रीज करने, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है, एनसीपी डिक्रीज कर जाता है, इसलिए और फर्दर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के ऐड होने का अपोज करता है। इसलिए हमें क्या एनर्जी सप्लाई करके इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है, ठीक। इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आती है। जब हम एनर्जी देंगे उसको ऐड करने के लिए तो पॉजिटिव है। जब अपने आप को जाके गिरे और एनर्जी निकले उसमें से, एटम में से एनर्जी रिलीज हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे आपका क्या बोलते हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है वहां पे, वो क्या नेगेटिव वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, अब इसके आगे चलते हैं। बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस पर असर डालते हैं। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है हमारे पास साइज, एटॉमिक साइज। नॉर्मली हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, ये एक शेल है, इसमें 2 शेल्स हैं, इसमें 3 शेल्स हैं, जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगी वैसे वैसे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे वो अट्रैक्शन कम होगा, अब बाहर से इलेक्ट्रॉन यहां से आपको इलेक्ट्रॉन लाना है, मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां आना है उसको, ठीक है। तो अब इसको समझना जरा मेरी बात को। अब यहां पर मैं एक और थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं, इसको और अच्छी तरह से अगर आप समझना चाहो तो। हमने इलेक्ट्रॉन फिक्स कर दिया कि यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये कल्पना है, सिर्फ ये मेरी कल्पना है कि हमने क्या एक लाइन खींच दी,
कि भाई ऐसा इलेक्ट्रॉन, यहां पे खड़े हो जाओ तीनों, कह रहे ठीक है जब खड़े हो गए तीनों एक लाइन में खड़े हो गए, ठीक है, ये आ गए, ठीक है ठीक है। अब हमने क्या किया, जो एटम थे उनके न्यूक्लियस को भी बिल्कुल एक लाइन में ले लिया, आ जाओ भाई आप लोग भी इस लाइन में खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। अब हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स है, पर इनको कहां पे जाना, आउटर मोस्ट शेल तक, ठीक। अब देखो जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है एटम के न्यूक्लियस से, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, 0। हम पढ़ चुके ना इस चीज को, तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, -1312 z² अपॉन n²। अब n को क्या रख दो, इनफाइनाइट रख दो, अब n को क्या रखो, इनफाइनाइट रखो। हालांकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए था, पर मैं अपनी बात को समझाने के लिए इसका यूज कर रहा हूं। तो इस सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू कितनी है, 0 0 0, ठीक है, इन सब की एनर्जी होगी 0। अब ये इसकी तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। अब समझ लो, इसका साइज है सबसे बड़ा, ठीक, जो ये एटम है हमारे पास, इसका साइज सबसे बड़ा। मैं ऐसे करता हूं, एक लाइन खींचता हूं ऐसे, फिर दूसरी लाइन खींचता हूं ऐसे, फिर तीसरी इसके लिए है ही, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में गिरेगा वो यहां से यहां तक चल के आया, ठीक है। तो पहले इसकी एनर्जी 0 थी, एनर्जी 0 में चल रहा है, तो एनर्जी किस में चलेगी, नेगेटिव में, भाई चलने में लगेगी, उसकी एनर्जी लगेगी ना। मैं खाली समझाने के तौर बता रहा हूं आपको इस चीज को, ठीक है। पहले एनर्जी 0 थी, अब उसके बावजूद चल रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, चल रहा है, तो अब यहां से यहां तक कितनी एनर्जी रिलीज की, मान लो x एनर्जी रिलीज कर दी इसे, माइनस का चलता रिलीज करना। अब ये दूसरा जो है, देखो इसको नीचे वाले के मुकाबले ज्यादा चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, इसको अंदर जाना है, ये तो बाहर यहीं पे इसके आउटर मोस्ट शेल है, इसको क्या है और अंदर तक चलना पड़ेगा। तो देखो इसने ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं की होगी, और इसकी बात करो तो इसके लिए क्या और भी ज्यादा अंदर तक जाना पड़ेगा इसको, तो इसलिए क्या होगी और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज की होगी। तो इसमें मैं कह सकता हूं ना, जितना साइज बढ़ता जाएगा, जितना साइज बढ़ता जाएगा, उतना ही जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा आउटर मोस्ट शेल में, तो कम एनर्जी रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो रेडियाई या साइज की क्या होती है, इनवर्सली, मतलब उसके अपोजिट होती है। मैं इसको डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलने से बच रहा हूं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है कि ये कोई ग्राफ को फॉलो करेगा, क्योंकि हाइपरबोला, पैराबोला, कोई इक्लिप्स, कोई सर्कल, कोई ग्राफ फॉलो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इंक्रीज डिक्रीज, वो वैल्यू कैसी भी इररेगुलर वेरिएशन हो सकता है, इररेगुलर वेरिएशन तो डिक्रीज तो कर रही है, पर किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए मैं इंक्रीज और डिक्रीज लिखने से बच रहा हूं। तो रेडियाई या साइज जो होगा वो अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो डिक्रीज करेगी। मैं अपनी बात को समझाना चाहता हूं, देखो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब लिखते हैं जब मान लो कोई ग्राफ फॉलो हो रहा हो, वो इस तरह से डिक्रीज करे, कुछ इस तरह से डिक्रीज करे, कुछ ऐसी चीज हो। अब वो डिक्रीज कर रहा है, ऐसे कर रहा है, अब जा तो नीचे रहा, पर ये है क्या, तो मैं इसमें ये बोलूंगा भाई साइज बढ़ रहा है, मान लो यहाँ पे रेडियाई है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ऊपर की दोनों में या इसमें मैं कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज लगा सकता हूं, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगा सकता हूं इनमें, कि कोई एपी जीपी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह से चीज को फॉलो कर रहा हो। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है ना, तो ऐसे केस में क्या लगता है, इंक्रीज या डिक्रीज लगता है, ठीक। तो इसलिए बच्चे को जो कि नॉर्मली ऐसा लगता है साइज बढ़ रहा है घट रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगा दो, नहीं, ऐसे हर जगह पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं लगा सकते। वो ये दिखाएगा कि आपको सब्जेक्ट की मैच्योरिटी नहीं है आपके अंदर, आपको पूरी समझ नहीं है उस चीज की, ठीक है। तो ये दूसरी चीज क्या होती है, न्यूक्लियस और ये जहां इसको गिरना है उसके बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे कम है, थोड़े बढ़ गए, यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गए। तो इससे क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है, जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन उसको खींचने की जो टेंडेंसी होती है न्यूक्लियस की, वो भी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के साथ साथ क्या कम होती चली जाती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा कम ताकत के साथ होगा। देखो बात को समझना, इधर से चले तीनों, ठीक है। अभी जो मैंने बात समझाई थी ना, वो तो ये समझाई थी कि एक यहां से यहां तक चल रहा है, उतनी ताकत से एक यहां से यहां तक चल रहा है,
और फिर एक यहां से यहां तक चल रहा है, ज्यादा चल रहा है इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज की होगी, ठीक है। अब दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूँ, न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे मैं बताऊंगा अभी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है थोड़ा, क्योंकि इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन कुछ न्यूक्लियर चार्ज को रोक देते हैं, शील्ड कर देते हैं। तो अब ऐसे में समझना, ये आपका मैग्नेट है कोई, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसने इसको ऐसे अट्रैक्ट किया कम ताकत से। अब थोड़ा ताकतवर देखो, यहीं से चलेगा दोनों, पहले भी यहां से चला, दूसरी बार भी यहां से, तीसरा क्या फर्क हुआ, इसका अट्रैक्शन ज्यादा था, तो जब मैं तेज मार रहा हूं तो मेरे हाथ में से हीट ज्यादा निकल रही है कि नहीं निकल रही है, ज्यादा एनर्जी निकल रही है। और थोड़ा धीरे मार रहा हूं तो कम एनर्जी निकल रही है, मेरा हाथ कम गर्म हो रहा है, और धीरे मार रहा हूं तो मेरा हाथ और कम गर्म हो रहा है। तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो क्या होगा, सेम डिस्टेंस से आएंगे तब भी क्या होगा, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसको लिखूंगा। देखिए सेकंड जो फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज, और मैं तो कहूंगा ज्यादा सही रहेगा इसको न्यूक्लियर चार्ज की जगह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि भाई वो कितना है, ठीक है। अब जरा हम हमारा जो सेकंड और थर्ड बिट है उसकी बात कर लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, और भाई तो बहुत ही मैंने कम ही कर दिया काम, थोड़ा सा इसको फिर बढ़ा कर लिखते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। उसके नीचे आते हैं आपके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है जी। अब मैं इन एलिमेंट्स के साथ इनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस के बारे में बात करूंगा, उनकी वैल्यू को लिखूंगा, ठीक है। देखिए लिथियम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं उसको, आपका जो ये था आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक था, उसमें लिख भी चुका हूं मैं इन चीजों को। 1.3, 1.95, 2.6, 3.25, 3.9, 4.5, 5.2, 5.85, ये आपका 6.75, 6.10, 5.45, 4.8, 4.15, 3.5, 2.85 और 2.2, ठीक है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस की वैल्यू है। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना उसको पीरियड में डिस्कस करना, ग्रुप में नहीं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे आते हैं, इसके नीचे आते हैं, बताया है ना कल भी मैंने आप लोगों को, मतलब लास्ट लेक्चर जो भी था इसका। जैसे यहाँ पे आपका पोटेशियम आ जाए, रुबिडियम आ जाए, सीजियम आ जाए, ठीक है। तो अब क्या होता है, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग यही रहता है। तो जो चीज लगभग कांस्टेंट है एक ग्रुप के अंदर, उसके बीच में हम चीजों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाली जो बात है वो आपको पीरियड में डिस्कस करनी होती है, ग्रुप में डिस्कस नहीं करनी होती है, ठीक है। ठीक, इसलिए मैंने उसको चला के दिखाया था कि कौन ज्यादा चल रहा है कौन कम चल रहा है, ठीक। अब जब पीरियड में आएगा ना, पीरियड में बात चलेगी, तो होगा शेल तो उतनी है, कौन ज्यादा तेजी से खींच रहा है, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। अच्छा, इसमें देखो, इसको हटा देना, नहीं, नोबल गैस जो है ना, इसका खेल थोड़ा सा अलग होता है, इसका खेल थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए हम जो 12th क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट है जब उसमें कराएंगे, उसमें क्या आपका सिर्फ लिए ही ये वाले ग्रुप जाते हैं, तो ये वाले यहां से यहां तक। अब हालांकि हट चुका हो बोर्ड लेवल पे वो चैप्टर आपका,
तो उधर मैं इसको डिस्कस करूंगा जब ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा अगर आगे चल के, तो तब इसको जरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब इधर क्या नॉर्मली हम उम्मीद करते हैं बढ़ेगा, क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वही जो मैग्नेट की ताकत बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है तेजी से खींचेगा, जितनी तेज खींचेगा उतनी तेजी से आके इलेक्ट्रॉन पर टकराएगा, जितनी तेज टकराएगा उतना ज्यादा हीट रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है जी, क्या कोई और फैक्टर है? हाँ जी, तीसरा एक फैक्टर और है तो उसकी बात करते हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये फैक्टर क्या कहता है? ये कहता है कि देखिए जनरली ऐसा होता है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती है, हम ये मानकर चल रहे होते हैं कि ये क्या होती है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन अपनी जो आसपास की कॉन्फ़िगरेशन उसके मुकाबले एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। अब क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल है थोड़ी सी, तो वो कोई और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके अपनी स्टेबिलिटी को कम क्यों करना चाहेंगे? ठीक है, एक परिवार है, खुश है, 3 मेंबर है मान लो, हर चीज अच्छी चल रही है उनकी, जितने पैसे उनके हिसाब से बढ़िया मंथ चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है उनका। अब ऐसे में ये कोई और एक्स्ट्रा मतलब कोई एक्स्ट्रा बर्डन क्यों चाहेंगे जिससे कि इनका जो मैनेजमेंट है, जो इनका एक आपसी तालमेल है, जो सुकून है, वो सारा क्या डिस्टर्ब हो जाए? नहीं चाहेंगे ना ऐसा करना। तो ऐसे ही ये जो स्टेबल है यहाँ पे अच्छे खासे अपने आसपास वालों को स्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में ये नहीं चाहेंगे कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके इनको कम स्टेबल कर दे, इसलिए क्या करते? अपोज करते किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के ऐड किए जाएगा। इसलिए जहां जहां पर आप D10 D5 P3 और P6 कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, आप ये पाएंगे कि लेफ्ट से राइट मतलब बढ़नी चाहिए थी आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ, लेकिन क्या हो रही है? वो अपने आसपास वालों से क्या है? कम है। यहाँ आसपास वालों का मतलब क्या है? जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या था? अपने से नेक्स्ट वन से ज्यादा हो गई थी ना, तो इसमें से क्या होगा? जो इससे पहले वाला है उससे कम हो जाएगी बढ़ने के बजाय। उसमें नेक्स्ट वाले से बढ़ रही थी, इसमें क्या है? अपने से पहले वाले से कम हो रही है बढ़ने के बजाय। जैसे खासतौर पे ये बात है पी ब्लॉक के लिए बोली मैंने आपको, इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। जैसे 72 ये यहां से यहां जाने बढ़ना चाहिए था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ, लेकिन हुआ कम हो गया। इसका कम हो गया, कितना कम हो गया? अपने से एक पहले वाले से कम हुआ है, ठीक है, इससे कम हो गया है, इससे फिर भी ज्यादा। ऐसे ये क्या? अपने से पहले वाले से कम हो गया, इससे अगले वाले से ज्यादा। ऐसे ये भी क्या? अपने से एक पहले वाले से कम हो गया है, उससे पहले वाले से ज्यादा है। ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पे तो आप पता है यहाँ पे चीजें बदल जाती थोड़ा सा लेंथ थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा किन किन कॉन्फ़िगरेशंस का। इसको थोड़ा अलग कलर में दिखा देते हैं इन कॉन्फ़िगरेशंस को। जो आपका D10 है, इसका जो D5 है उसे यहां तक करता हूं और ये, इसलिए इनकी और जो फुल्ली फील्ड वाले होते हैं ना उनकी तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। फुल्ली फील्ड वालों की तो वैल्यू ही पॉजिटिव हो जाती है। खास तौर पर मैंने पी ब्लॉक के लिए बात बोल रहे हो, D10 के लिए। D5 पे थोड़ा सा अवॉइड करो उसको लगाने के लिए। लेकिन अगर देखो ना, नोटिस करके देखो, इसका भी ना डिक्रीज कर गया है। बढ़ना चाहिए धीरे धीरे, लेकिन हुआ क्या? देखो डिक्रीज हो गया है। ये भी 64 के बाद सीधा 0.5, 72 53, इसके बाद वाले इसके बाद वाले का भी इससे पहले वाले का भी था, ऐसे इससे बाद वाले का इससे ज्यादा, इससे पहले वाले भाई ये माइनस से प्लस नहीं है। ठीक है, ये माइनस वैल्यूज है, ये प्लस वैल्यूज नहीं है। कहां पे है? ठीक, तो ये आपका है। और अब इसमें क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है? वाई नोबल गैसेस जो आपका ग्रुप 18 में है, हैविंग पॉजिटिव वैल्यू या शो पॉजिटिव वैल्यू
फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज। मतलब बाकी एलिमेंट जो नेगेटिव शो कर रहे हैं ना, उनके लिए तो फिर भी ऐसा था कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही थी। इसकी तो चाहे कोई सी भी लेके चलो सारी पॉजिटिव ही है। कारण क्या है? कारण ये है जैसे मान लो आपका नियोन है, 2 शेल्स हैं, आर्गन में 3 शेल्स हैं, क्रिप्टन में 4 शेल्स हैं, और ये जितनी शेल्स है सारी की सारी बिल्कुल भरी हुई है। इनमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जगह ही नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे इसमें आए हुए हैं। तो अब क्या है? तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता। तो इसकी जो खाली पड़ी हुई हायर एनर्जी वाली शेल होती है, जो बहुत सारी शेल्स खाली पड़ी रहेंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती है, तो इससे हायर नंबर वाली जो शेल होती है जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा क्यों होगी? देखो एनर्जी और रेडियाई का एक रिलेशन था ना, अभी लिखा था मैंने शेल का, -1312z² n²। फर्स्ट शेल के लिए लिखोगे, मान लो ये इसको मान के चलो कुछ देर के लिए, फर्स्ट शेल के लिए ये होगी, सेकंड के लिए होगा इसकी 1/4 हो जाएगी, थर्ड के लिए इसकी 1/9 हो जाएगी। तो जो भी 1/9 मतलब वो किसकी तरफ जा रही है? वो 0 की तरफ जा रही है भाई, -1312। फिर एक बार इसका चौथा हिस्सा, फिर एक बार इसका 9वां हिस्सा। तो धीरे धीरे किस तरफ जा रहे हैं? ये 0 की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? मतलब वैल्यू क्या है? नेगेटिव से 0 बढ़ रही है ना वैल्यू। तो ऐसे जब शेल ही चेंज हो गई, शेल ही चेंज हो गई, इससे अगले वाली शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है जो कि ज्यादा एनर्जी वाला है, और उसके बाद क्या होगा? इस एटम के पास एक्स्ट्रा शेल आ जाएगी। और दूसरा इधर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगा? बहुत बढ़ जाएगा, जो उसको बाहर फेंकना चाहेगा। पर आपको जब इसकी डेफिनेशन बनानी है तो वो कहता है ऐड करना है, तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन बनेगी कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, आप बताओ कितनी हीट निकली है, एब्जॉर्ब हुई है। तो इसलिए हमारे लिए क्या जबरदस्ती वाली बात है कि भाई हमें तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही करना है, स्पेस नहीं था तो बाहर ऐड कर देंगे इससे हायर एनर्जी वाली में। तो इसलिए क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। क्यों? क्योंकि उस शेल में आ नहीं सकता, और अगर एक्स ऊपर वाली शेल में डालेंगे तो क्या होगा? एटम कम स्टेबल हो जाएगा, मैं कहूंगा लगभग अनस्टेबल हो जाएगा, जिसका क्यों अपोज करेगा कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मतलब हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, जिसके बाद वो ऐड होगा। यही रीजन है कि आपका जो नोबल गैसेस होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यू शो करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसके आगे का लेक्चर जो है वो हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसका उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।